सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इंटरनेशनल हालात और पाकिस्तान पे आज नज़र डालें कि इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, ईरान जंग के बाद अब आपके ख्याल में किसकी बारी आ गई है? देखें, अभी तो जो ईरान इसराइल जंग है उसके जो असरात हैं उन्हीं पर वर्क हो रहा है, उन्हीं को फाइंड आउट किया जा रहा है कि भाई क्या नुकसानात हुए हैं और इसके क्या नतीजे निकलेंगे। जी। उस पर जो थिंक टैंक भी गौर कर रहे हैं, हुकूमतें भी गौर कर रही हैं, और जो तजिया निगार हैं या हमारे बड़े दुनिया के लिखने वाले बड़े बड़े अखबारात में जो मज़ामीन लिखने वाले लोग हैं वो भी उसी का तजिया इस वक्त कर रहे हैं। जी। तो जो कई उनकी राय के अंदर तो यही है कि भाई ईरान को इस जंग में जो नुकसान उठाना पड़ा है, और इस जंग में उनका ईरान का अपना नुकसान जो है वो काफी ज्यादा हुआ है, और जिसमें अब सदर ट्रम्प साहब ने एक हुक्म जारी करके जो बेशक जंगबंदी करवा दी है, लेकिन उन्होंने जो टारगेट अपने जहन में रखे हुए थे वो हासिल करने के बाद वहां तक मतलब ले गए हैं ईरान को कि ईरान को एक बेबसी कैफियत से दो चार कर दिया था। अब इसका दूसरा नुकता नजर ये भी है कि लोग ये भी कहते हैं कि ईरान ने अपनी ताकत का मुजाहरा कर दिया है। जहां तक उनमें ताकत थी वो इस बड़ी ताकत से दबे नहीं है, बल्कि उन्होंने बाकायदा उसका मुकाबला किया है, और जहां तक उनमें ताकत थी वो उन्होंने उसको जाहिर किया है। अब ईरान की कामयाबी ये बताते हैं वो यकीनन कि भाई हमास जो है उसको कमर तोड़ के रख दिया या उसको खत्म कर दिया है। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ये इनकी मुश्तरका पॉलिसी थी। तो वो कहते हैं कि 20,000 से ज्यादा जंगजू जो है वो हमास के इस लड़ाई में हलाक कर किए गए हैं, और जो उनका मरकजी कमान थी, जो उनका कंट्रोल का निजाम था, वो बिल्कुल खत्म करके रख दिया, तितर बितर करके रख दिया। अब हमास जो है वो क्यादत से महरूम है। अब उन्हें पहले एक दफा इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने नई क्यादत चुननी पड़ेगी, और फिर उसके बाद जो है वो अब डायरेक्शन में, और उसमें उनको एक लंबा अरसा लग जाएगा, और उस वक्त तक अब इनको ये सर उठाने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी जो सैकड़ों मील लंबी सुरंगें थी वो भी नकारा कर दी गई हैं, या वो कहते हैं तबाह बर्बाद कर दी गई हैं। तो उस वजह से उनको ताकत पकड़ने में बहुत ज्यादा मतलब उनका वक्त जो है वो सर्व होगा। इसलिए इस जंग का एक बड़ा असर तो ये है कि भाई हमास हिजबुल्लाह को वैसे उन्होंने पहले खत्म किया हुआ है, वो हिजबुल्लाह हमास से मुकाबले कमजोर थे, लेकिन अब वो भी खत्म है और हमास भी खत्म है। इसलिए ईरान की जो बैरूनी मुदाखलतें थी, जो ताकतों से तैयार की हुई थी, वो अब एक किस्म की खत्म होकर रह गई हैं। तो इस लिहाज से उनका ये ईरान का कहना चाहिए कि भाई उनकी अब लड़ने की ताकत जो है उनमें ये नहीं है। चाहे वो ऐलान करते रहे, धमकियां देते रहे, लेकिन अब अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो ईरान को जो ऑफर दे रहा है कि भाई आपका तेल भी बहाल कर दी जाएगा, आप पाबंदियां भी उठा ली जाएंगी, आप हमारे साथ मुआहदे पर दस्तखत हो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता ईरान उस मुआहदे की तरफ मतलब राग़िब हो जाएगा और उसको साइन कर देगा। ये एक राय जो है वो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद है। और दूसरा सवाल आपका क्या था? हाँ, जहां तक इसके अलावा आपने शायद कोई बात नहीं पूछी। नहीं, मैंने ये पूछा कि अब किसकी बारी है? ईरान का तो मसला हल हो गया, तो अमेरिका इसराइल आराम से तो नहीं बैठेंगे? पाकिस्तान की तरफ इशारा जा रहा है अब तो। ईरान का मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ है, इसको किसी ना किसी साइड पर लगाएगा अमेरिका। जैसे कि मैंने कहा ना कि जो मुआहदा उनका है उस मुआहदे पर एकदम तो ईरान राजी नहीं हो जाएगा, उस पर भी वो स्टेप बाय स्टेप जो है उस मुआहदे की तरफ बढ़ेंगे, और फिर उस मुआहदे को कहा यह जा रहा है कि वो कबूल कर लेंगे। उन्होंने दोबारा ताकत तो पकड़नी है कि नहीं पकड़नी। और ईरान के अंदर खुद जो है अभी जो जंग के असरात हैं उससे वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भाई ईरान के अंदर जो जासूसी हुई है इस वक्त, उसने ईरान की काफी कमर जो है वो तोड़ी है, और उसके ऊपर वो ईरान में इस वक्त का वो काम कर रहे हैं। और 2024 में वो कहते हैं 975 अफराद को उन्होंने मौत की सजा दी थी जासूसी के इल्जाम के अंदर। और अब भी इस जंग के बाद 705 लोग जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें से वो अभी उन्होंने 3 अफराद को फांसी दी है।
लेकिन मजमूई तौर पर 2025 में इन पहले 6 महीनों में वो कहता है अब तक 400 अफराद को जो है वो फांसी दी जा चुकी है। और 1988 से ईरान में जो फांसी के बाद जो जिनको मौत की सजा दी जाती है, फांसी दी जाती है जासूसी के जुर्म में, उनको जो है इज्तिमाई कब्रों में दफन कर दिया जाता है और वो उन कब्रों का नामो निशान भी मौजूद नहीं है। ये जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है उसने बताया है। तो वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त ईरान तेजी के साथ अपने इस सारे का जायजा लेते हुए उन जासूसों को भी गिरफ्तार कर रहा है जिनको उन्होंने, उन पर शक है कि उन्होंने इस सारे के अंदर ईरान की लीडरशिप, चाहे वो सियासी मिलिट्री लीडरशिप थी या उनके साइंसदान थे, उनको हलाक करवाने में किरदार अदा किया है। उनकी गिरफ्तारियों की तरफ तवज्जो ज्यादा है और उसमें इस वक्त 705 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं और ये सिलसिला मुसलसल चल रहा है। और उनको डर ये है उस ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई ये इसी तरह हलाक करके इनको मार फांसियां दे के तो फिर इतवाई कब्रों में जो है दफन कर देंगे। खान साहब, आप समझ रहे हैं कि अब पाकिस्तान का नंबर भी आ गया? देखें, पाकिस्तान जिस तरह ईरान के साथ सलूक किया गया, ईरान के आगे बहुत सारे पोस्ट जिसे कहते हैं कि भाई बहुत सारे पॉइंट्स रखे कि भी यार इसके ऊपर एग्री कर जाएं। जब ईरान ने एग्री किया भी लेकिन अपनी को अफजाइश को जारी रखा यूरेनियम की, तो उस वजह से वो उनके हत्थे चढ़ गया। अगर पाकिस्तान का अगला नंबर जो बज़ाहिर दुनिया कह रही है वो ये है कि भी पाकिस्तान के साथ भी इसी किस्म का बर्ताव उनका होगा और वो बात शराइत रखेंगे। अगर उन शराइत को कबूल कर लिया पाकिस्तान ने तो फिर तो अमेरिकन की मतलब झोली में गिर जाएगा या अमेरिकन ब्लॉक में चला जाएगा मुकम्मल तौर पे, फिर तो बच जाएगा। और अगर उन्होंने अड़ी करने की कोशिश की या उस बातों को नहीं माना तो फिर यकीनन पाकिस्तान की बीज है वो तो नहीं की जा सकती कि वो अमेरिका जो है पाकिस्तान को छोड़ देगा। हाँ साहब, चाइना काफी हेल्प करता है, इस वजह से अमेरिका के लिए मुश्किल है ये? देखें, चाइना को ये पता है कि अमेरिका का असल टारगेट जो है वो चाइना है, ताइवान है, ताइवान पर, इसलिए वो अपनी फिगर जो है अपने आप को सेव करने के लिए जो भी वो इकदाम उठाता है, किसी मुल्क की मदद करता है तो उसके जहन में यही होता है कि भाई इससे अपनी जो उसको ऊपर हमला होना या अगर उसको जंग में इन्वॉल्व किया जाता है तो उसमें अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, उसको डिले करने के लिए, उसकी ताकत को कमजोर करने के लिए वो दूसरे मुल्कों की जहां भी जंग हो रही हो कोई ना कोई मदद करता है जिससे अमेरिकन पॉलिसी को धक्का लगे या अमेरिकन सियासी हालात को धक्का लगे या अमेरिका की मिलिट्री कुव्वत जो है उसको धक्का लगे। इससे ज्यादा सरदस्त अभी ऐसी खुल के मदद जो है वो चाइना के सामने की नहीं आई। अच्छा, गजा के बारे में बताया जा रहा है कि सदर ट्रंप का कहना कि 1 हफ्ते में ये जंग बंद हो जाएगी। देखें, अब ये बात उनकी, अगर वो कह रहे हैं तो ये जंग किसने शुरू की थी? इसराइल ने शुरू की हुई है ना। तो अगर वो इसराइल को इस पर राजी कर लेते हैं, उनका ऑर्डर चल जाता है इसराइल के ऊपर कि आज गजा के बाद आज के बाद हमला नहीं होगा तो ये बंद हो जाएगी। इसमें कोई मतलब शक वाली बात नहीं है। ये सारा मिली भगत के साथ जो शुरू हुआ था उसके पीछे अमेरिका की बैक है। तो अगर वो अपनी पुष्पनाई जो उनको हासिल है वो खत्म हो जाए तो फिर यकीन गजा की जंग जो है वो खत्म हो जाएगी। अब वहां पे रहा क्या है? हाँ, अब ये जो सवाल उठ गया है पिछले 3-4 दिन से इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी, 2 नेशन जो है वो इसराइल और फलस्तीन का अलग अलग ममलिकत जो है वो बना ली जाए। अगर तमाम मुसलमान ममालिक जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लें, तो शर्त यही रखते हैं कि हाँ इसराइल पहले मुसलमान ममालिक तस्लीम करें इसराइल को, फिर हम फलस्तीन को अलग सरजमीन दे देते हैं। इसमें बास तजिया निगार या बास टीवी पर जो तबसरे हो रहे हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि 2 मुल्कों का नाम लिया जा रहा है कि ये मुसलमानों के 2 अहम ममलिकत जो है इस पर राजी हो गई हैं। इसमें ईरान, सऊदी अरब का नाम भी लिया जा रहा है। तो अगर उनकी अक्सरियत राय यही है कि अगर सऊदी अरब तस्लीम कर ले तो फिर सऊदी अरब जिन ममालिक को इमदाद देता है तो सऊदी अरब के साथ जुड़े हुए हैं वो ममालिक यकीनन इसराइल को जो है वो तस्लीम कर लेंगे। इस तरह फिर यह है कि भाई फलस्तीन की ममलिकत जो है वो वजूद में आ जाएगी। इसके मैं बता दूं कि हमारे वतन भी शामिल है। खान साहब मेरा हाल इशारा दे चुकी है, लेकिन ये बात सामने आ चुकी है इस वक्त
कि पाकिस्तान भी इसी तरफ जा रहा है। खान साहब, एक कल बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या पाकिस्तान में पेश आया। मैं खुद सारी रात बड़ी तकलीफ़ में आप यकीन करें कि गुज़ारी, मैं सो नहीं सका। सामने लोग मर रहे हैं, कोई इंतज़ाम नहीं है। 18 लोग जो हैं वो वहाँ पे आपने देखा कि पानी में गर्क हो गए हैं। तो किसकी ज़िम्मेदारी थी? आप तो एक-दूसरे के ऊपर ये ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं। 4 लोगों को मुअत्तल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यूरोप में इस तरह का वाक़या कभी आप सोच सकते हो सकता है? देखिए मुबारक साहब, यूरोप को थर्ड दुनिया के साथ, इसी दुनिया के साथ कंपेयर ना करें। हुँ, यहाँ पर इंतजामात सारा साल के लिए 24 घंटे के लिए मौजूद होते हैं, हुँ, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे वाकयात हो जाते हैं। जब आगहानी कोई वाकया हो जाए, आगहानी जिसे कहें तो तूफान आ जाए या कुछ वाकया हो जाए, तो उसके अंदर ऐसा इम्कान मौजूद होता है, वो कहीं भी हो, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो कहाँ। अब जर्मनी के अंदर ही आप देख लें कि 2024 के अंदर 411 अफराद जो है वो डूब कर हलाक हुए हैं। हुँ, क्या मुझे बताएं कौन सी सहूलत हासिल नहीं है? यहाँ पर हर स्विमिंग पूल के ऊपर हर वक्त अलर्ट लोग खड़े हुए होते हैं। चले यहाँ सैलाब में लोग नहीं हलाक हुए या सैलाबी रेले में नहीं बह गए, लेकिन स्विमिंग पूलों के अंदर हर सहूलत होने के बावजूद भी 411 साल 2024 में हलाक हुए। अभी परसों फ्रैंकफर्ट के अंदर 9 साल की बच्ची जो है वो स्विमिंग पूल में डूब गई है। हाँ साहब, 1 जबकि घंटा मदद के लिए पुकारते रहे वो लोग। किसी के पास कोई मदद नहीं थी, ना रेस्टोरेंट के पास थी, ना गवर्नमेंट के पास थी। वो खब्बे यारो मददगार खड़े ये एक सवाल है, ये एक वैलिड सवाल है कि हाँ, अगर घंटा 1.5 घंटा उसमें लगा उस सैलाबी रेले का जिस चोटी पे वो ये टीले पे वो खड़े हुए थे, उस टीले तक पानी पे चढ़ने में, तो उस वक्त तक जो सूबाई हुकूमत है या सवात की जो मुकामी हुकूमत है वो क्यों मदद के लिए हाजिर नहीं हुई? हुँ, यहाँ पर यूरोप के अंदर ये कम से कम ये है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर फौरी तौर पर तमाम इदारे जो हैं वो हेलीकॉप्टर भी अपने दे देते हैं। अपनी आपने ये देखा होगा यहाँ रोड एक्सीडेंट के अंदर भी फौरी तौर पे हेलीकॉप्टर जो है मुहैया हो जी, जाता है। और कुछ आप वहां पर 1.5 घंटा तक कोई हेलीकॉप्टर सवात के अंदर बकायदा इस वक्त मिलिट्री का वो है, बेस है, छावनी बनी हुई है, और वहां पे यकीनन हेलीकॉप्टर वगैरह होंगे, तो उनको फौरी तौर पे सिविल की मदद करनी चाहिए थी। ये गफलत आप कह सकते हैं, या तो सिविल की तरफ से उनको अप्रोच नहीं किया गया, या ये है कि भाई आपस में इदारे लड़ते रहे कि भाई किसने मदद करनी है या किसने मदद के लिए किस इदारे से हमने पूछना है। क्योंकि भारत सवाल के अंदर तो इतने और इंतजाम मौजूद नहीं होंगे, जबकि होने चाहिए, जो कि आम जगह है। सवाल के अंदर दुनिया बहुत जाती है गर्मियों के अंदर, और वहां पर इस किस्म के रेस्क्यू के इंतजाम यकीनन होनी चाहिए। अब मुमकिन है कि चलें 16 अफराद की कुर्बानी देने के बाद, चंद खानदानों को तबाह करने के बाद अगर हुकूमत की तवज्जो हो जाए तो फिर ये कम से कम ये निज़ाम कायम कर दिया जाए। अफसोस की बात यह है कि अब ऐसे वाकयात हो जाते हैं। 4 दिन कौम अफसोस करती है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करती है, और उसके बाद फिर ये है कि बात वहीं की वहीं रहती रहती है, कोई कदम ऐसा उठाया नहीं जाता। लेकिन बहरहाल जो वाकया हुआ है वो यकीनन इंतहाई काबिल अफसोस है। हाँ साहब, ज़रा मुख्तसर बताइए कि इदारे जब अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे, हर इदारा तो दूसरे की ड्यूटी दे रहा है, तो वहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि मुश्किल पैदा हुई है? देखें, सिस्टम हमारा ऐसा है, हमारा इंतजामिया का जो सिस्टम जिस तरह पर काम करती है वो इस किस्म का है कि हम अब चेयरबा ये बताता है कि एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालते हैं और अब जिम्मेदारियों से बचते हैं। हुँ, तो जिसका ये नतीजा है कि ये इंतजामी तौर पर मुल्क जो है वो कमजोर से कमजोर होता चला जा रहा है। हाँ ये सर। तो इतना बड़ा मतलब अचानक वाकया हो गया, लेकिन जो आम रोड एक्सीडेंट है उसके अंदर भी ऐसे वाकयात सोशल मीडिया पर सुनने को मिलते हैं कि पूछने वाला वहां कोई नहीं होता। हुँ, हाँ साहब, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया एक, वो जज साहब बेचारे अपनी माँ की वहाँ पे वफ़ात ख़्वानी थी, वो छोड़ के आए, और जो फैसला दिया सोशल मीडिया पे, उसे भी मेरा ख़्याल है कि काफ़ी मुश्किल इस वक़्त बनी हुई जजों के लिए वहाँ पे। देखें, इस किस्म के फैसले करने के अंदर जो 26वीं तरमीम की गई थी उसने रास्ता जो है हमवार किया है, हुँ, और वो 26वीं तरमीम के लिए जिम्मेदार जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं,
जिन्होंने उस वक्त हुकूमत का साथ दिया। लंबा अरसा तक वो उसके लिए डील करते रहे, कभी इमरान खान की पार्टी के साथ भी गुफ्तगू करते थे, उनकी फेवर में बयान देते थे, और इधर मुस्लिम लीग की हुकूमत के वज़ीर आज़म साहब के साथ भी जाकर मुलाकातें करते थे, जरदारी हाउस में भी चले बिलाल साहब से मिलने चले जाते थे, और आखिर में उन्होंने हुकूमत का साथ दे के 26वीं तरमीम करवा दी। अब 26वीं तरमीम पे ये सब गोल खेल रहे हैं, और अभी गोल खेलने हैं। अभी 9 मई के मुकदमा जो हैं उनकी क्या डायरेक्शन बनी है आप वो भी देखिएगा, वो भी यहीं पे होगा। फिर ये है कि सुबह से खैबर पख्तूनख्वा से इनकी हुकूमत खत्म करने के लिए तरीके इंसाफ की, वो उसके भी इसी के जरिए जो है, इसी फैसले से रास्ता जो है वो निकाला जाएगा। जो अक्सरियतें खत्म की गई है सूबाई असम्बली के अंदर भी, और इनकी सीटें खत्म की गई हैं तरीके इंसाफ की, उसके आगे जो गुल खेलने हैं ये उसकी इब्तिदा है। इस पर सवाए अफसोस का इजहार किए, और हम कुछ नहीं कर सकते कि आम शहरी तो वहां बेबस है, जो ऊपर के लोग चाहें वो कर लेते हैं, और हमारे जो जज साहिबान है, जो कानूनदान है, जो वो भी उनका साथ देने पर तैयार हो जाते हैं। आपने ईरान की जंग की वजह से लोगों की तवज्जो इस मुकदमे की तरफ नहीं रही। इसकी समाअत को अगर आप सुनते तो जो शीहो पुकार कर रहे थे तरीके इंसाफ के वकला साहिबान, और उससे पता लग रहा था कि भाई इनकी ये कुछ फैसला करके बैठे हुए जज, जिनको ये वकला जो है बार बार हिला रहे हैं कि भाई आप उस तरफ ना जाएं। अब एक ऐसा फैसला जो 13 जजेस ने दिया था, उसके ऊपर नजरसानी की अपील जो है वो 10 जज सुन रहे हैं। ये तभी मुमकिन हुआ जब आपने 26वीं तरमीम पास कर दी। अगर ये तरमीम पास ना होती तो फिर 13 का फैसला जो नजरसानी भी कम से कम 13 ही अफराद वो सुनते। जैसे मंसूर अली शाह का फैसला किया हुआ फैसला जो है वो साइड पे रख दिया गया, और ये इस किस्म के इकदाम मजीद जो है उनकी राह हमवार हो गई है, और अब हुकूमत को 2/3 मेजोरिटी मिलने का इम्कान है। तो उसके बाद आगे क्या कुछ होगा, जो असल पावर है जिनके हाथ में, वो मुल्क को अपने तौर पे चलाना चाहते हैं, उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी उनका साथ देगी और मुस्लिम लीग भी उनका साथ देगी, जबकि ये दोनों जो हैं उन्हीं ताकतों के डसे हुए हैं। लेकिन वो ताकत तो कल बीबी से वो कह रही है कि हमारा सियासत से कोई लेन देन नहीं। ये तो बयानबाजी है ना। कौन सी चीज है जो जिसमें आप उनके बगैर कदम उठा सकते हैं? कल आपने देखा नहीं कि ये बात ये खुली है कि जो शंघाई में कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें वजीर दिफा साहब गए हुए थे, हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, उनके साथ भी एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो साथ गया हुआ था, और उसने उनकी तकरीर के, भारत की तकरीर के जवाब में उसने पीछे से बैठ के एक नोट लिख कर दिया कि ख्वाजा आसिफ को आप अपने इस तकरीर में शामिल करें, और ख्वाजा आसिफ ने फिर वो नोट पढ़ा अपनी तकरीर का दौरान। चले हर मामले में तो उनकी मुदाखलत मौजूद है। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, यही सबसे बड़ी बात किस्मती है जो हमारे लोग मर रहे हैं कि जिन लोगों के हाथ में इक़्तिदार है वही लिख के भेजते हैं, वही फैसले करते हैं, वही इस कौम का बेड़ा गर्क करने में सबसे आगे हैं, और वो समझते हैं कि हम इस कौम के लिए बड़ा अच्छा सोच रहे हैं। असल में वो अपने और अपने ख़ानदानों के लिए अच्छा सोचते हैं। शर्म की बात है, क्या कह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कल जो वाक़या सवात में पेश आया, यकीन करें मैं सारी रात सो नहीं सका। मैं देख रहा था वो बेचारे ज़िंदगी के लिए तड़प रहे थे लोग, और बाहर बैठे लोग उनकी वीडियो बना रहे थे, कोई तस्वीरें खींच रहा था। जहाँ पे ऐसे इंतज़ामात नहीं है आपके पास कि लोगों की मदद के लिए इमरजेंसी में कोई ऐसा हल नहीं है, वहाँ पे आप लोगों को सैर व तफरीह की इजाज़त क्यों देते हैं? आज पाकिस्तानी कौम ये सवाल कर रही है। पाकिस्तान के जो कीड़े मकोड़े आपकी नज़र में है, वो पूछ रहे हैं कि ये इतना बड़ा जुल्म हुआ, क्यों हुआ? जहाँ तक अपनी ज़िंदगी आपकी है, उसके बारे में आप सबके इल्म में है कि कभी भाई ये खाने मरी जाते हैं, कभी कई दिन यहाँ पे प्लेन इंग्लैंड आके एयरपोर्टों पे खड़े रहते हैं, और ये लोग वहाँ पे मौज मस्ती करते हैं। अवाम को आज तक इन लोगों ने कुछ नहीं दिया। अवाम जिस हालत में है वो देख लें। अब इनके घरों में जाएंगे वजीर मजीर, एक से एक बड़ा बगैरत वहाँ पे जाएगा,
और कोई 10-20 लाख रुपए इनको दे के तो इनको कहेंगे जनाब आपकी मौत आई हुई थी। इस वक़्त पूरी सोशल मीडिया पे लान-तान चल रही है। इनको इतना वक़्त नहीं मिलता कि लोगों के मसाइल हल करें। कोई कहता मुझे फील्ड मार्शल बना दो, कोई कहता मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दो, कोई कहता मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बना दो, कोई कहता मुझे फ़लाँ वज़ीर बना दो, कोई कहता मुझे फ़लाँ बशीर बना दो। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है। सुबह से शाम तक पार्लियामेंट हो या दूसरे मज़बूत इदारे हो, लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए इंतज़ामात किए जाते हैं। लोग वहाँ पे किसी भी इदारे में जाते हैं, उन्हें तकलीफ़ दी जाती है। अब बताया जा रहा है ये जैली पार्क बना हुआ था। जैली पार्क कैसे बन गया वहाँ पे? कहाँ थे वहाँ के ऑफ़िसर? कहाँ थी वहाँ की गवर्नमेंट? उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो चेक करते कि यहाँ पे जैली पार्क क्या है। आपके पास ये इंतज़ाम नहीं कि वहाँ पे इतना तेज़ पानी आ रहा है और आपको पता ही नहीं है, किसी को इल्म ही नहीं है। कोई वहाँ पे ऐसा बंदा नहीं, कोई ऐसा इदारा नहीं जो इन लोगों को रोके कि आप इस तरफ नहीं जा सकते। होटल मालकान है, उनको ये होता है कि हमारा बिज़नेस चले, हमारे होटलों में आके लोग रहें। उनके पास ये इंतज़ाम नहीं है कि अगर यहाँ पे इमरजेंसी में किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे पास कोई मोटर बोट हो, कोई लाइफ जैकेटें हों, कोई ऐसी चीज़ हो। कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं। और ये पहली दफ़ा नहीं, पहले भी स्वात में सैलाब आता रहा है। पहले भी सब कुछ इनका गर्क हो गया था। आज लोग इस फील्ड मार्शल से सवाल पूछते हैं, ये ठीक है आप झूठ बोल के या अपने वज़ीर-ए-आज़म से पूछते हैं या वो सदर जो 10% है उससे पूछते हैं कि आपने अवाम के लिए क्या किया, क्या असूल थे अवाम के लिए। मुझे याद है 35-40 साल पहले मैं हैम्बर्ग में था, एक ख़तून इलेक्ट्रिक वो सीढ़ियाँ होती है उससे गिर गई वहाँ पे, फ़ौरी तौर पे मुझे लगता है 15 मिनट लगे होंगे या 20 हेलीकॉप्टर आया उसको उठा के लेके चला गया। आप इन लोगों का मुकाबला करेंगे? कैसे कर सकते हैं आप इनका मुकाबला? ये पार्लियामेंट में अवाम के मसाइल के लिए बैठते हैं। आप पार्लियामेंट में अपने मसाइल के लिए बैठते कि हमारी तनख्वाही कैसे बढ़ेगी, हमें कैसे पिकनिक मनाई जाए। आप पार्लियामेंट में बैठते हैं शराब और शबाब की महफ़िलें सजाने के लिए। ये पार्लियामेंट में बैठती है अपनी जो इनकी ड्यूटी है उसे भी पूरा करते हैं और ऐसे भी यहाँ पे पार्लियामेंट में बंदे हैं, वो कहते हैं जी हमें सिर्फ इतनी तनख्वाह चाहिए, उससे हमारा गुजारा होता है, हमें और पैसे नहीं चाहिए। आपके आगे पीछे प्रोटोकॉल चाहिए, 100-100 गाड़ी चाहिए, या पूरे इदारों को आपने उस तरह बिज़ी कर दिया और वहाँ पे फिर अवाम का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। कभी आटे की लाइनों में लोग मर जाते हैं, कभी किसी हादसे में, कभी मरी गए, वहाँ पे मर गए। ये बेशुमार सवालात है मगर किसी के पास जवाब नहीं होगा, किसी लीडर के पास ये जवाब नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़सोस का इज़हार किया, वज़ीर-ए-आज़म की अपनी बेटी मरती वहाँ पे, वो अपनी औलाद मरती वहाँ पे, फिर देखते अफ़सोस का इज़हार कैसे करते। फील्ड मार्शल की फैमिली वहाँ पे गर्क होती फिर पता चलता, ख्वाजा आसिफ की फैमिली गर्क होती फिर पता चलता, वज़ीर दाखिला की होती फिर पता चलता, क्योंकि आपने वहाँ पे 2 पाकिस्तान बनाए हुए, एक कीड़े मकोड़ों के लिए, एक आपने अपने लिए वीआईपी। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, पिछले दिनों वो जो ये ज़रदारी की बेटी है, जिसको थोड़ी देर के लिए कोई मुश्किल पैदा होगी, वहाँ पे जी उसकी गाड़ी के ऊपर कुछ लोगों ने शायद उसे रिक्वेस्ट करने के लिए रोक लिया, तो वहाँ पे वो तमाम लोगों को लाइन हाज़िर कर दिया। ये वो पाकिस्तान नहीं है जो पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने बनाया था। ये आपका पाकिस्तान है, ये चोरों का, चक्कों का, हरामखोर, शराबी, कबाबी उन लोगों का पाकिस्तान है। अवाम को क्या दिया आपने? सुबह से लेकर शाम तक झूठ पार्लियामेंट में, जहाँ बैठते हो झूठ। अगर डीजीआई एसपी आ रहा के वहाँ पे बीबीसी वाली को इंटरव्यू दे रहा है, वो भी झूठ। उसने फिर कल अच्छी तबीयत साफ की, उसने कहा आप तो अपने फरमाइशी लोगों को लेके आते हैं जब आपसे वो सवाल करे जो आपके मुताबिक हो। किस किस को आप बेवकूफ़ बनाएंगे? अपनी इमाम को, अपने साफियों को उठा सकते हैं आप, उन पर तशद्दुद कर सकते। कल डीजीआई सवेर कहता जी कोई किसी को उठा के नहीं लेके जा सकता।
सारी रात आप लोगों को सोने नहीं देते। वहाँ पुलिस भेज दी, फौज भेज दी। कल ये हमारा सियासत से तल्लक नहीं, वो इलेक्शन के जो बॉक्स थे वो कौन उठा के दौड़ रहा था। मुकम्मल झूठ बोल के इस मुल्क को चलाया जा रहा। उलमा है, उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया। उनकी अपनी हालत देख ले क्या है, हज़ारों की हालत देख ले। जिस तरह वो सामने आपके वो लोग बेचारे अपनी ज़िंदगी से चले गए, उन्हें भी चाहिए था कि पहले तस्दीक करते, पहले चेक करते, सेल्फियाँ लेना, वीडियो बनाना। जब तक आप सेफ नहीं है, क्या ज़रूरत थी वहाँ पे उस तरफ जाने की। अचानक जी पानी आ गया और फिर वहाँ पे जो हालात आप देख रहे, पूरी दुनिया ने देखा। एक बंदा भी वहाँ पे तैरने वाला नज़र नहीं आया जो उनकी मदद करता। जिस इलाके में भी आप देखें कोई ना कोई तैराकू होते हैं, वो फौरी तौर पर निकल जाते हैं, किसी तरह भी वो लोगों को बचाने में कोशिश करते। किसी एक बंदे ने भी वहाँ पे कोशिश नहीं की, क्योंकि कौम ही मर चुकी है, किसी का एहसास नहीं। हर एक को सिर्फ अपनी ज़िंदगी से दिलचस्पी है कि किसी तरह मेरी ज़िंदगी जो है वो गुजर जाए, अच्छी या बुरी, जिस तरह भी गुजर जाए। यहाँ यूरोप में आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि कोई भी छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम बन जाए, लोग मदद के लिए निकलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। मैंने आपको स्पेन का शायद बता दिया है, मगर स्पेन में जब ये सैलाब आया तो एक दूसरे की मदद की गई। वहाँ उनके पास हर चीज़ थी, लेकिन उन्होंने ये अपनी मदद आपके तहत सारा सिस्टम जो है वो कंट्रोल में किया। इंसानियत ख़त्म हो चुकी है हमारे लोगों, क्योंकि हमारे बड़ों ने, इदारों ने अपनी याशी के लिए इस कौम को, मेरा ख्याल है कि ज़िंदा छोड़ा ही नहीं है, वैसे ही मुर्दा हो चुकी है ये कौम। होता है कि कुछ ना कुछ बंदा हाथ पाँव मारता है। वहाँ पे दरिया है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, कोई ऐसे इंतज़ामात नहीं आपके पास, कोई सादा कश्ती भी नहीं थी वहाँ पे। आप अंदाज़ा लगाएं कितनी देर तक वो लोग खड़े रहे, कोई मदद नहीं पहुँच सकी। बाद में जी पाक फौज मैदान में आ गई। पाक फौज को अपनी अय्याशी से टाइम मिला होगा तो मैदान में आई होगी, ऊपर से आर्डर आएगा, ऊपर साहब बहादुर अपनी मौज मस्ती में होंगे, जिस तरह के वहाँ पे हालात बने हुए। पाक फौज नहीं आना है, वजह यही है ना, पाक फौज ने किसी चीज़ को, किसी इदारे को इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। किसी इदारे में इतनी क्वालिटी नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। वजह यह कि सब कुछ आपने अपने कंट्रोल में रखा हुआ, हर चीज़ आप चाहते कि हमारे बगैर चले ही ना। बाद में झूठी सनतें दी जाती है, झूठे इनाम दिए जाते हैं, झूठे मेडल दिए जाते हैं, फरमाइशी प्रोग्राम किए जाते हैं। ये इतना बड़ा सानिया है, मेरा ख्याल है कि उन लोगों के लिए बेशुमार लोग अब सोशल मीडिया पे अपनी तकलीफ़ का इज़हार कर रहे हैं, यूरोप में बैठे हुए। वो कहते हैं हम सो नहीं सके, कोई कह रहा मैं रोता रहा हूँ कि ये क्या हुआ है। तो जो लोग भी वहाँ पे सैर व तफरीह के लिए जाएँ, पहले वो उस इलाके के बारे में तहकीकात करें, पहले पता करें, और जब भी जाएँ उस वहाँ पे जाके भी ऐसे ख़तरनाक जगह जो हो वहाँ पे से एहतियात करनी चाहिए आपको। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो पहले बता दे कि यहाँ पानी आने वाला है, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है याशी से। हमारे पास अगर कोई ओहदा मिल गया है तो उसका नजायज़ फ़ायदा उठाने का टाइम है, जायज़ हमारे पास टाइम नहीं है। आज आप देख लें यूरोप कहाँ पे पहुँच गया, आपके चोर हुक्मरान कहाँ पे पहुँच गए, और सबको ये पता कि ये चोर है। ये नहीं कि किसी को नहीं पता। अभी सिंध की भी अरबों रुपए की मेरे ख्याल कोई चोरी जो है वो सामने आई है, पंजाब की आई है। किसी को शर्म नहीं, सब बगैरत हो चुके हैं, सबकी गैरत मर चुकी है, कोई इनको पूछने वाला है। शर्म से डूब मरो, बस ये मैं आपको कहूँगा। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जो लोग जर्मनी में रहते हैं और आपका तल्लक किसी भी बेनिफिट ऑफिस से है, आप सोशल ले रहे हैं या जॉब सेंटर से पैसे ले रहे हैं, होता ये है कि जब आप जॉब सेंटर से लंबे अरसे तक पैसे लेते रहें और काम ना करें, और फिर वो आपको कहते हैं जनाब आप फिर सोशल आर्म चले जाएं, वहाँ पे जाके इंटरेक्ट करें। ऐसे तमाम लोगों को यहाँ पे इस चीज़ का सबको इल्म है कि 3 हफ्ते की उर्लब आप ले सकते हैं हॉलीडे। ये यहाँ का गज़ेट्स है
और उसके लिए बाकायदा सिर्फ आपको वहाँ पे जाके बताना होता है कि मैं ये 3 हफ़्ते यहाँ पे नहीं हूँ। और इस चीज़ का ख़्याल रखें कि किसी दूसरे मुल्क नहीं जा सकते, जो अभी आपको मैं बताने लगा हूँ कि आप पैसे कैसे ले सकते हैं। तो फ़ी हफ़्ता 350 यूरो आप इनसे ले सकते हैं, जॉब सेंटर से। अगर जॉब सेंटर आपको जाने में कोई मुश्किल है तो यहाँ कारीदास का दफ्तर होता है, वहाँ चले जाएँ, तो वो भी आपकी मदद करेंगे और उन्हें बताएँ कि महंगाई का दौर है और हमने हॉलिडे पे जाना है, और इतनी उनको भी पता होता है कि उतने ही पैसे हम इनको देते हैं जिससे ये लोग ज़िंदा रह सकें। हाँ, उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पैसे-पूसे बचा लेते हैं, पर उसका जॉब सेंटर से तल्लुक नहीं होता। ये आप पे डिपेंड करता है, उन्होंने जो भी मुकर्रर किया हुआ है फ़ी बंदा, वो आपको मिलना है। और आप जनाब फिर 350 1 हफ़्ते के, यानी कि 3 हफ़्ते उर्लोग, 3 हफ़्ते हॉलिडे, तो इससे आप हिसाब लगा लें कि तकरीबन 1050 शायद बनते, ये पैसे आप उनसे ले सकते हैं। और वहाँ पे ये नहीं कि आप कहें कि मैंने पाकिस्तान जाना हॉलिडे करने या किसी और मुल्क जाना, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिन्होंने यहाँ पे जर्मनी में रहना है। अच्छा, अब थोड़ा-सा मैं उन लोग के बारे में बता दूँ। असल में जो जर्मन है, जो भी गोरे हैं, उन्होंने ये हॉलिडे इसलिए रखी हुई है कि ये पहले काम करते हैं टिका के, और फिर ये चाहते हैं कि 3 हफ़्ते के लिए, या कंपनियाँ मुख्तलिफ है, कोई 4 हफ़्ते, कोई 3 हफ़्ते साल में इनको छुट्टी मिलती है, और ये पैसे जमा करते रहते हैं। फिर इसी वजह से ताज़ा दम भी रहते हैं। आप देखते हैं मुख्तलिफ जगह पे जाके 2-3 हफ़्ते साल के गुज़ार के आते हैं। हमारी तरह नहीं कि काम, काम, अगर मिल गया तो काम ही करते रहना, और अगर कोई आ भी गई तो बजाय कहीं हॉलिडे, थोड़ा दिमाग ताज़ा करने के लिए कोई अपनी हमारे कई अपने मसले चल रहे होते हैं और लोग समझते हैं ये हॉलिडे है, लेकिन थोड़ा दिमाग को अगर फ्रेश रखना है, अपने आप को फिट रखना है, तो उड़ बहुत ज़रूरी है, हॉलिडे बहुत ज़रूरी है। अगर आप फैमिली के साथ है, फ़र्ज़ करें 4-5 लोग हैं, तो फ़ी बंदा 350 ज़रब आपने देनी है कि कितने लोग हैं घर के, उस हिसाब से फिर आपको ये पैसे मिल जाएँगे। और बता के जाना और आके फिर आपने बताना। कई जगह पे ऐसे भी होता है, ये बगैर बताए चले जाते हैं, कई लोग शिकायतें कर देते हैं, ये पाकिस्तान चला गया, ये हिंदुस्तान चला गया। वो फिर आपके पासपोर्ट चेक कर लेते हैं और वो पैसे आपको फिर नहीं मिलते अगर आप बगैर बताए कहीं पे चले गए। अगर आपने बता के उन लोग गिल्टिन से लेने हैं, फिर आपको जर्मनी में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा अहम मसला है कि आप दूसरे मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकते। और जो लोग फिर पता दाशा लगाते हैं कि पैसे इधर से लेके दा लगाए, उनके लिए फिर ज़ाहिर है ये कवानीन यहाँ पे जो मौजूद है वो सख्त हैं। और जो लोग बगैर बताए चले जाते हैं किसी भी मुल्क में, और जॉब सेंटर को पता चल जाए, तो जो पैसे आपने लिए हों, ये उन लोग गिल्ट की बात नहीं हो रही, जो दूसरे पैसे हैं जो आपने लिए हों वो भी वापस देने पड़ते हैं, साथ क्रंकन कास्ट से भी जो है वो भी देना पड़ता है। तो ये जो लोग जर्मनी में रहते हैं, क्योंकि हमारे से सवालात भी पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना चंद मिनट का प्रोग्राम करके आप लोगों को बताया जाए कि यहाँ पे उर्लब आपको भी चाहिए, चाहे आप फ़ारग है यहाँ पे, मगर फिर भी वो कहते हैं कि किसी न किसी तरह लोग जो है किसी दूसरी जगह जाए, और फिर उससे माहौल का फ़र्क पड़ता है। आपने देखा यहाँ पे लंबे अरसे से एक जगह पे लोग रहते रहते हैं तो कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है। तो ये बीमारियों से बचने के लिए भी एक अच्छा आपके लिए सैर का मौका होता है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। जर्मनी के मतलब थोड़ा-सा बता देते हैं कि जर्मनी बहुत खूबसूरत है। इधर
मैंने तो वैसे काफ़ी सैर की हुई है, मगर देखा तो मैंने भी नहीं पूरा। हाइडेलबर्ग का एरिया है, बड़ा खूबसूरत है। हैम्बर्ग बहुत प्यारा है, ये भी देखने वाला है। फिर ये आपका बर्लिन जो है तारीखी शहर है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं सैर व तफरीह के लिए। इसी तरह और भी काफ़ी यहाँ पे ऐसे शहर हैं, आप वो गूगल से चेक कर लें। और काफ़ी अच्छे अच्छे पार्क भी हैं, रूपा पार्क है, और भी बड़ा कुछ है यहाँ पे। तो बेहतर ये होता है कि मिलकर कोई प्रोग्राम अगर आप बनाएं तो ये पैसे बारह पकड़ लें उनसे, और ये आपका हक है, ये आप कोई नजायज़ नहीं ले रहे। यहाँ पे नजायज़ पैसे गवर्नमेंट देती भी नहीं, वही पैसे मिलते हैं जो कानूनी तौर पर या किसी तरह आपका हक बनता है तो वो मिल जाता है। फिर ये भी मैं बता दूं कि यहाँ पे अब जर्मनी में बड़ी तादाद में लोग सैर व तफरीह के लिए भी आते हैं। हमारे ज़हन में होता है कि पता नहीं हमने जर्मनी का एक दो शहर देख लिए तो पूरा जर्मनी देख लिया, ऐसा नहीं है। ये ऐसे ऐसे इलाके हैं यहाँ पे, ये तबीयत खुश हो जाती है। हनाओ का एरिया है, वहाँ भी आप गूगल में जाके चेक करें। फिर कासल है, वहाँ भी किले वगैरह है। फिर जो ऊपर चले जाए रूडिसाइम की तरफ, वहाँ भी बड़े खूबसूरत मंजर है, मैंने देखे हुए। बड़ा वसी इलाका है, वो पहाड़ी इलाका है, ऊपर नीचे। और बड़े ज़बरदस्त नज़ारे हैं, तारीखी चीज़ें वहाँ देखने के लिए मिलती हैं। फिर म्यूनिख है, वो भी आप देख सकते हैं। और भी कदीम शहर भी हैं यहाँ पे। और अपना फ्रैंकफर्ट के आसपास भी कई ऐसी जगह है, मैं भी वहाँ पे गया था, वो भी देखने वाली हैं, पुरानी हैं, कदीम। तो आपको जनाब आज के प्रोग्राम में हमने बताया। लोग कहते हैं कि हर वक्त मुबारक साहब पता नहीं परेशानी की खबरें देते हैं, तो मैंने कहा कोई अच्छी खबर दें, क्योंकि पैसे तो हर एक को चाहिए आज के दौर में। और महंगाई इतनी है कि जो अखराजात जो पैसे मिलते हैं उससे अखराजात पूरे होते हैं। और जब आपको 350 450 मिलेगा तो 3 हफ्ते आप सुकून से सस्ते होटल भी मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि महंगे होटल में रहना हो, क्योंकि जब हमारे साथ एक दोस्त है हमारे यहाँ पे, बड़े अमीर आदमी हैं, तो वो 30-40 यूरो में होटल पकड़ते। मैंने कहा वो क्यों? कहते यार सारा दिन तो मैं बाहर रहता हूँ सैर व तफरीह पे, और रात को आके सोना ही होता है, सुबह सुबह फिर मैं निकल जाता हूँ, ब्रेकफास्ट साथ ले लेता हूँ और नाश्ता वाश्ता किया और यहाँ से निकल गए। फिर रात 11-12 बजे वापसी, इतने थके होते हैं बस आके सो जाते हैं। पर यह तो आप पे डिपेंड करता है, जितना मर्जी महंगा भी ले ले और सस्ता भी ले ले, 10 यूरो में भी मिल जाता है, 100 में मिल जाता है, 200 में मिल जाता है। ये आप ये booking.com पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आज का ये जनाब प्रोग्राम था, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। पाकिस्तान चलेंगे, जो कल हादसा हुआ वो आप सबके इल्म में है, और उस पर अब सियासत हो रही है। हमारे ब्यूरो चीफ हैं, इसके अलावा कुछ अहमदियों को गिरफ्तार किया गया है, ये भी इनसे पूछेंगे। सर क्या होता रहा सारा दिन, आप भी बड़े मसरूफ रहे, क्या चल रहा है यहाँ पे? जी, आपके इल्म में ये बात आई होगी कि दस्का का एक बदकिस्मत खानदान जो कि दरियाए सवाब पे छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे, वो एक हादसे का शिकार हो गया और सेल्फी लेने के लिए वहां पर खड़े थे कि सलाबी रेला आ गया और वहां से उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका। तो उस मामला के ऊपर आज हुकूमत पाकिस्तान के जो अलावा जो हुकूमत पंजाब है, उन्होंने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर उन्होंने ये जिक्र किया है कि केपीके की हुकूमत जो है वो बहुत नाअहल हो चुकी है और इतने सारे मराहत और फंड मिलने के बावजूद वो इन 17 अफराद को क्यों ना बचा सकी। तो उन्होंने इस बात का तज़किरा किया है। पहले उस्मा बुखारी जो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, उन्होंने इसके ऊपर जिक्र किया। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक नुमाइंदे थे, उन्होंने इसके ऊपर जिक्र किया। तो उन्होंने इस बात का इरादा किया कि हमारी जो है, हम इस बात को मानते हैं कि बारिशें होती हैं, सैलाब आते हैं, मुश्किलात बढ़ जाती हैं, लेकिन आपके पास इस चीज़ का बंदोबस्त तो होना चाहिए कि कम से कम आप रेस्क्यू कर सकें। तो आज ये सारा दिन मामला चलता है।
और ये भी बताया गया कि जब उनकी लाशें निकाली गई तो वो किस तरह पहुँचाई गई पिंडी तक? जी, बिल्कुल, जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उज़मा बुखारी साहबा जो है तर्जुमान जो है पंजाब गवर्नमेंट की, उन्होंने ये बताया है कि जो डंपर ट्रक होता है कूड़े वाला, उसके अंदर फवाद से जो है वो डेड बॉडीज को ट्रक के ऊपर रखकर और वहां से इस्लामाबाद की तरफ शिफ्ट किया गया और वहां से भी इसको पंजाब जो है वो डस्का की तरफ रवाना किया गया। और इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा एतराज किया है कि केपीके की जो गवर्नमेंट है उसको एयर एम्बुलेंस भी प्रोवाइड की गई है, रेस्क्यू की गाड़ियां भी प्रोवाइड की गई है, उनके पास तमाम इंफोर्समेंट है और फेडरल गवर्नमेंट उसको तमाम फंड देती है। और इतने सारे फंड के बावजूद जो है वो उनको ये इतनी बेहुरमती की गई। ठीक है, अगर आप उनको रेस्क्यू करके बचा नहीं सके तो कम से कम आप उनको इज्जत के साथ जो है उनकी डेड बॉडीज को घर तो रवाना करें। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा एतराज हुआ कि इन्होंने कूड़े वाले जो है वो ट्रक के अंदर उनकी डेड बॉडीज को रखा और वहां पे चले गए। और ये इस बात के ऊपर भी एतराज किया कि अगर केपीके के जो वजीर आला है गंडापुर साहब, अगर वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करेंगे तो सारी मशीनरी, क्रेनें, एम्बुलेंसेज, तमाम चीजें अपने साथ लेके चलेंगे। लेकिन अगर उनके अपने सूबे के अंदर कुछ काम हो रहा है और दूसरी तरफ ये भी जिक्र किया कि वो बार बार कह रहे हैं कि हमारा सूबा सियाहत के लिहाज से बड़ा कामयाब है और सियाहत होनी चाहिए, तो उज़मा बुखारी साहब ने कहा कि सियासत किसके ऊपर कर रहे हैं? यहाँ पर लोग आके आपके सूबे में आते हैं, सियाहत करते हैं, सैर तफरीह करते हैं और आप उनकी हिफाजत का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो कौन कितना आपके घर में आएगा? यहाँ तो पाकिस्तान के जो अपने शहर के और सूबों के लोग हैं वो आपके सूबे में महफूज नहीं, तो बाहर से कैसे कोई आएगा? तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की गई कि ये जो है गवर्नमेंट है ये उसकी सरासर नाअहली है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो वाकया पेश है इससे मैंने देख रहा सोशल मीडिया पे भी काफी लोग गम और गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। आम पब्लिक के क्या तासरात है वहां पे? जी बिल्कुल, ये जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर वो बदकिस्मत खानदान जो खड़ा हुआ है टीले के ऊपर और आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो पानी पड़ता गया और बच्ची और वो सारी बच्चियां और उसकी जो खवातीन और जो थे वो डूबते चले गए, तो उसके ऊपर बड़ा उन्होंने गुस्से का इजहार किया है कि हुकूमत जो है वो, यहाँ तक लोगों ने कहा है कि इंडिया के साथ अगर जंग होती है तो आप राफेल तैयारी करा सकते हैं, लेकिन आपके पास इतनी साजो सामान नहीं है कि आप एक दरिया में डूबते हुए खानदान को बचा लें, या आपके पास इतनी सामान और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप बड़े से बड़े दुश्मन से तो मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन एक खानदान 2 घंटे तक पानी में खड़ा हुआ मदद के लिए खड़ा पुकारता रहा कि हमारी मदद करो, हमें बचाओ, और आपने उनको नहीं बचाया। और ना आपके पास कोई हेलीकॉप्टर था, ना आपके पास कोई दरिया के पास कोई रेस्क्यू टीमें थी, और आपने ये जो काम किया है तो वो सख्त जो है अब आपका रद्द-ए-अमल इसकी हुकूमत के खिलाफ है। तो हुकूमत को चाहिए था कि वो इनको रेस्क्यू करते। 2 घंटे का टाइम बहुत ज्यादा होता है। बदकिस्मती के साथ जो बात जानने में आई है कि दरियाए सवात के बिल्कुल किनारे के ऊपर कोई रेस्क्यू कैंप नहीं बना हुआ, कोई 11 22 की गाड़ियां भी नहीं है। और कल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जिस वक्त उनकी डेड बॉडीज को वहां से रेस्क्यू करने के बाद करीबी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, उस वक्त एम्बुलेंस वहां पहुंची है, यानी कि तकरीबन 3 से 3.5 घंटे के बाद रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच सकी है। तो ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का फेलियर है और आवाम का रद्द-ए-अमल इस वक्त बिल्कुल हुकूमत के खिलाफ है, केपीके के खिलाफ है कि उनको चाहिए था कि लोग इतनी दूर से पैसे खर्च करके सियाहत के लिए कगान, नरान, मरी झील, सैफुल मरूद, सवात वगैरह जाते हैं, पैसे लगाकर अपने मुल्क की सैर के लिए जाते हैं और वहां पर उनके साथ जिंदगी के साथ इस तरह खिलवाड़ किया जाता है कि वो एक दूसरे के साथ महफूज ही नहीं है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की गई है। ये बताइए, कोई इस चीज को मान रहा है कि मेरी गलती है, ये हमारी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ? जी बिल्कुल, गलती तो नहीं मानी। चीफ सेक्रेटरी केपीके जो है वो मौके पे पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर जाकर जो मुतलका डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, टाउन म्यूनिसिपल कमेटी के जो अफसरान है उनको उन्होंने फिलफौर मुअत्तल कर दिया और उनके खिलाफ एक इंक्वायरी बिठा दी है। और जिसके ऊपर उन्होंने कहा गया है कि जी हम इंक्वायरी करेंगे तो देखेंगे कि अगर ये लोग जो है इन लोगों की गलती का किसी न किसी जगह पे कोई शाखसाना या कोई ऐसा पॉइंट पाया गया कि इन लोगों ने वाकई जानबूझ के इस तरह की गलती की है तो फिर इनको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। लेकिन उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि ये केपीके गवर्नमेंट का फेलियर है, क्योंकि उनको ये बात करनी चाहिए थी कि ठीक है हम यहाँ पर सियाहत के लिए लोग आते हैं, हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि अगर हम पर वक्त वहां पर रेस्क्यू का इंतजाम करते तो शायद कुछ ना कुछ जाने बच जाती। लेकिन 12 लोगों ने अपनी मदद के तहत काम किया है। हुकूमत की तरफ से जो चीफ सेक्रेटरी साहब केपीके आए हैं उन्होंने सिर्फ जो मुतलका अपने सबॉर्डिनेट से उनको मुअत्तल किया है, उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी है और 10-15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो चले गए। सर, बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं यहाँ पे?
जी बिल्कुल, ये जो लास्ट महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया था कि जी 26 के बाद, 27 के बाद या 25 तारीख के 25 से लेकर 31-30 तारीख तक जो है वो एक बारिशों का स्पेल आएगा, तो उसकी वजह से जो है वो बारिशें बाद इलाकों में बहुत ज्यादा बारिशें हुई है। जो बाद इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी 15 मिनट बारिश हुई है, लेकिन बारिश जरूर हुई है। कल से लेके अभी तक लाहौर के अंदर हवस का बहुत ज्यादा जोर है और लोगों का बहुत बुरा हाल है। लोग बेहाल हो चुके हैं, क्योंकि जैसे ही आधा घंटा या पौना घंटा बारिश होती है उसके बाद सूरज निकल आता है और हवस इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग जो है वो पंखे के नीचे भी अपने आप को जो है वो बड़ा परेशान और बड़ी तकलीफ में महसूस करते हैं, क्योंकि हवा जब बंद हो जाती है तो फिर एक हवस की कैफियत पैदा हो जाती है। तो वो मुसलसल जारी है और आज भी जो है वक्फे वक्फे से लाहौर के अतराफ में जो है वो बारिश हुई है। लाहौर उसके मदाफात में करीब शेखुपुरा थे वहां पर भी, और ये करीब जो इलाके है नारोवाल रोड, यहाँ पर भी इतलात मिली है कि बारिश हुई है, लेकिन जो हवस है वो कंटिन्यूली जारी है। और अभी महकमा मौसमियात ने मजीद जो है वो 3 दिन तक बारिशों की पेशगोई की इतला दी है। सर ये बताइए, कल एक वाकया पेश आया है, डेरा गाजी खां का इलाका है, नासराबाद शायद, क्या वहां पे हुआ है? कुछ अहमदियों की गिरफ्तारी की भी खबर है हमारे पास। जी बिल्कुल, ये नासराबाद का एक नवाही गाँव है बस्ती रिंदा। बस्ती रिंदा के अंदर वहां पर जो है वो अहमदिया कम्युनिटी का जो है एक इबादत गाह के अंदर नमाज जुम्मा अदा किया जा रहा था। तो तकरीबन कुछ 70 से 80 अफराद जो है गांव के और दूसरे लोग थे, वो वहां पर चले गए, वहां पर उन्होंने हमला कर दिया और वहां पर उन्होंने कोशिश की कि हम किसी न किसी तरीके से जो है उसके इमारत के अंदर दाखिल हो जाएं और इनको रोकें। तो इसके बाद ये हुआ कि पुलिस जो है मौके पर आके पुलिस ने फिर उन लोगों को डिस्पर्स कर दिया। वहां पर तसादम की सिचुएशन बन गई और उनका एक ही मुतालबा था, जो TLP के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि जो कादियानी है वो किसी भी कीमत पर जुमा अदा नहीं कर सकते, ये शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी है। और हम जब यहाँ पर आए हैं तो हमारे आने के बाद जो पुलिस है वो अपना किरदार प्रॉपरली अदा नहीं कर रही। पुलिस ने बल्कि हमें धक्के मार के पीछे कर दिया है और हम जो है वो अब रोड को ब्लॉक भी करेंगे अगर हमारे मुतालबत पूरे ना किए गए या हमें ना बताया गया, क्योंकि हम किसी भी कीमत पे इस बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है कि जुम्मे वाले दिन जुम्मे की नमाज अदा करना कादियानियों के लिए शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी तस्वर होता है और इनके खिलाफ 298 के खिलाफ पर्चा दर्ज करना चाहिए। तो इस मौके के ऊपर जो नमाज जुम्मा अदा कर रहे थे फिर वो तसादत की कैफियत होगी, जिसके बाद फिर वहां पर जो है तकरीबन को 4 से 5 घंटे तक वो लोग भी और आपस में पुलिस भी है एक दूसरे के साथ झड़पें होती रही है। तो उसके बाद जो है पुलिस ने फिर वहां से उनको डिस्पर्स कर दिया। तो अहमदियों की गिरफ्तारी की भी इतला हमारे पास है। जी टोटल 4 अफराद जो थे उनको पुलिस ने हिरासत में लेके थाने वहाँ करीबी जो दूसरा थाना था वहां पर चले गए थे। उनमें से फिर तकरीबन को 2 घंटे के बाद एक शख्स को छोड़ दिया था, लेकिन 3 अफराद जो है वो अभी भी जो है वो पुलिस की कस्टडी में है। और जो वहां पर अरशद रिंद SDPO है वहाँ के नासराबाद स्टेट के, जो डेरा गाजी खान को लगते हैं, तो उन्होंने बताया है कि हमें जो है ये 3 बंदे हमारी कस्टडी में है, लेकिन हमने अभी तक FIR जो है लॉन्च नहीं की। हमारे जो है ऊपर ऑफिशियल के साथ राब्ते हो रहे हैं, तो जैसे हमें कुछ ऊपर से अहकाम मिलते हैं तो हम इनको भी छोड़ देंगे या जो फैसला किया जाएगा हम उसके बाद भी अमल करेंगे। अच्छा, कुछ वीडियो सामने आई हमारे पास मौजूद है, बढ़िया पुलिस को धमकियां दी जा रही हैं, जो तरीके लबैक वाले वो धमकियां भी दे रहे हैं और पुलिस मैं देख रहा हूँ इन वीडियो में कि थोड़ी दूर खड़ी है। तो ये पुलिस खामोशी से क्यों खड़ी रहती है जब ये धमकियां देते हैं? जी बिल्कुल, जो वीडियो आपने देखी है वो यही है कि वो लोग बार बार धमकियां दे रहे हैं कि हम SHO को भी नहीं छोड़ेंगे। और ये DSP जो खास तौर पे वो ये कहते हैं कि जो DSP अरशद रिंद है ये बंदा जो है ये पुलिस के ये कादियानियों के साथ मिला हुआ है, ये उनको सपोर्ट करता है, हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो बज़ाहिर जो है किसी पुलिस अफसर को या किसी पुलिस मुलाजिम को जो गाली देना है या उसको धमकी देना है वो भी एक बड़ा जुर्म है। लेकिन बदकिस्मती के साथ पुलिस जो है, आपको पहले भी एक दफा बताया था कि अगर पुलिस ईमानदारी से अपना काम करे और स्टेट को बिल्कुल स्टेट की तरफ पर चलाए तो फिर ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। पुलिस का ये काम था कि वो दोनों पार्टी को एक जगह साइड पर ले जाती जहां पर उनके साथ नुमाइंदे बैठते और आपस में गुफ्तगू करके जिस तरीके से बात टेबल टॉक के जरिए हल होती है वो कर लेते। लेकिन यहाँ पर वो गालियां भी दे रहे हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुकी है, पुलिस अपना किरदार भी अदा कर रही है। फिर पुलिस के साथ वहां पर 3 से 4 घंटे तक झड़पें भी होती रही है। और अरशद रिंद जो है हमने 2 से 3 दफा उनसे टेलीफोन पर रब्ता करने की कोशिश की, उस वक्त उनसे रब्ता नहीं हो सका। बाद में उनसे रब्ता हुआ, वो कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है, क्योंकि जो लोग हैं वो टोलियों की शक्ल में आते हैं और आके
तो हमला करने की कोशिश करते हैं, पुलिस मुलाजिमीन पे हमला करने की कोशिश करते हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो और ये मामला अफवाह तफहीम से हल हो जाए। लेकिन टीएलपी के जो एहलकार हैं, जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो बंदिद होते हैं इस चीज के ऊपर कि हम गैरत रसूल के अंदर इतने सरशार हो चुके हैं कि हमें कोई चीज नजर नहीं आती, आगे कौन खड़ा हुआ है, कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई सरकारी अमलाक है, वो कानून अपने हाथ में लेने के लिए चढ़ दौड़ते हैं। सर ये बताइए कि फायरिंग तो तहरीक लबैक ने की, कोई उनकी भी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? जी, उनकी तरफ से जो मुतलका एसडीपीओ है उन्होंने बताया था कि उनके जो अफराद थे उनको हमने कहा है कि आपकी तरफ से हमें बंदे चाहिए, आप हमें अपने बंदे पेश कराएं वरना हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ अभी तक जो है टीएलपी के किसी भी वर्कर को या किसी भी वहाँ की जो लोकल इंतजामिया है, ये जो अफराद वहाँ पर लोकल तौर पर जुलूस निकाल रहे थे या खड़े थे, उनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। सिर्फ जो है ये 3 या 4 अफराद को जो है दूसरी पार्टी जो है उनके 4 अफराद को उन्होंने पकड़ा है, उसमें से 1 अफराद को छोड़ दिया, सिर्फ 3 अफराद जो है वो पुलिस की कस्टडी में। अच्छा, कल जो पंजाब असम्बली वहाँ पे एक वाकया पेश आया, चोर चोर के नारे लगे, चोरनी के, और 26 लोगों की वहाँ पे जो रुकनीत थी मुअत्तल कर दी गई, पता नहीं 15 इजलासों तक। ये चीजें तो पार्लियामेंट में नजर आती है, गालियां वगैरह, तो जो बाहर जो कुछ हो रहा है वो पार्लियामेंट को नजर नहीं आता। जी जी बिल्कुल, आपकी तस्दीक कर रहे हैं। 27 एमपी हजरात जो थे उनकी रुकनीत को मुअत्तल किया गया है, और बल्कि जो मलक अहमद खान जो है स्पीकर है सूबाई असम्बली पंजाब के, उन्होंने बकायदा इनका नाम लिखकर और इलेक्शन कमीशन को भी कहा है कि हम बनवा देंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो है अपना चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ बड़ी नाजिबा जुबान इस्तेमाल की है और इनको असम्बली में बैठने का कोई हक नहीं है। तो बात यह है कि इससे पहले भी तसादुम के अंदर एक दफा, आपको पहले भी शायद याद हो कि पहले भी चौधरी परवेज लाई की टाइम से भी एक दफा अंदर तसादुम हुआ था, तो आपस में लड़ पड़े थे जब स्पीकर डिप्टी स्पीकर को आपस में पकड़ के उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। तो ये जो बातें हैं असेंबली के अंदर, ये तो वो है जो एक खास रिपोर्टिंग के लिहाज से हमें पता लग जाती है, लेकिन जो बाहर लोग बैठे होते हैं उनकी भी रिपोर्टिंग इसी तरह हो रही होती है कि जो मॉडल टाउन का एक पहुंच इलाका है, वहां पर बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से सड़क बैठ गई और वहां पर सड़क बैठने के बाद एक बड़ा सा गड़ा पड़ गया। और जब इस बात का सवाल जो है मुतल्लिका इंतजामिया और डायरेक्टर वासा को किया गया, तो डायरेक्टर वासा ने ये कहा कि गड़ा नहीं पड़ गया, बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि जमीन से पानी निकला है, तो हो सकता है कि हमारे नीचे अल्लाह ने कुदरती तौर पर पानी दे दिया हो, तो हम उस पानी का क्या करेंगे। आप इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि ये लोग इतने बेशर्म हो चुके हैं कि अपनी गलती को मानने की बजाय उसके ऊपर पर्दा डाल के उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं कि हम गलत है, हमारी गलतियां ये है कि हमने गुड गवर्नेंस की बजाय जो है वो बैड गवर्नेंस कर रहे हैं और लोग हमसे सेटिस्फाई नहीं है। जगह जगह पे थोड़ी बारिश के बाद पानी खड़ा हो गया है, और ऊपर से सबसे बड़ा मसला जो आपको मैंने बताया था कि लाइट चली जाती है, और हवस के मौसम में लाइट जाने का मतलब यह है कि आप अल्लाह ताला के आसरे के ऊपर चले जाते हैं, हवा भी बंद हो चुकी है और जो लाइट आ रही थी वो भी बंद हो चुकी है। इतना बड़ा फेलियर है। जब जो मीडिया के बाहर असेंबली के बाहर जो असेंबली के रिपोर्टर होते हैं, जब उनसे इस बारे में बात करते हैं कि लाइट क्यों बार बार जा रही है या जो बैड गवर्नेंस चल रही है, तो वो कहते हैं जी नो कमेंट्स, हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। वो सिर्फ उसी बातों का जवाब देते हैं जिसके अंदर आप ये कह दें कि मरियम ने एक फंड जारी कर दिया है, मरियम अब ऑनलाइन मजीद बेहतरी करना शुरू कर दी है। आप वो नई एक कल असेंबली में एक बात बताई है कि हम एयर पंजाब के नाम से एक एयरलाइन शुरू कर रहे हैं जो पंजाब के लोगों के लिए होगी, वो एयरलाइन बहुत अच्छी होगी, आप हमारा एक नाम देखें। तो इनकी यही कोशिश होती है कि हमारे जो काम है बस उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, जो हमारे बुरे काम है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान होता है या लोगों का जो है वो माली नुकसान हो रहा है या दूसरा नुकसान हो रहा है, उसकी तरफ कोई तवज्जो ना करे, ना इसके ऊपर कोई बात करे। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, ये कल ही हमारे पास इतला आ गई थी, वो कहला रिपोर्ट आई थी, मगर क्योंकि मैंने कहा इंक्वायरी कर लें, ये जो डेरा गाजी खान में वाकया पेश है और जो वीडियो है वो देखी जा रही है, वहाँ पे पुलिस को धमकियाँ दी जा रही। हैरानगी की बात है, पुलिस भी वहाँ पे मौजूद है, लेकिन इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा एमनियों को गिरफ़्तार किया गया है। उन्होंने किया क्या, किस चीज़ की FIR काटे जी, क्या जुर्म किया, कोई पता नहीं किसी को भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते हैं।